शोएब जमई हमारे साथ है। पहले शहजाद भाई मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो आज भी देख रहा हूं, आज भी ममता बनर्जी ने बोल दिया हम नहीं मानेंगे। देखिए, वक्फ हमेशा से मैंने कहा है कि वक्फ बहाना है, आग लगाना है, दंगे भड़काना है और वोट बैंक की दुकान सजाना है। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है परमिशन लेने के लिए, पर जो कानून दोनों सदनों से पारित होकर संवैधानिक तरीके से प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर उस पर लग चुका है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त वहां पर जो जमा हुई जमात है वो कहती है मैं संविधान नहीं मानूंगा, आगजनी करते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। और आज भी उनका बयान आते वक्त मैंने देखा है, एक ने कहा है कि ऐसा डंक मारेंगे आपको कि आप सभी लोगों को भगा देंगे इस देश से। डंक मारेंगे। अच्छा। अब पता नहीं कि वो अपने आप को सांप से अपनी तुलना कर रहे हैं या किसी और जहरीले प्राणी प्रजाति से अपनी तुलना कर रहे हैं, परंतु ये बीज बोने की जो भावना है विभाजन के। अब देखिए, वक्फ में वैसे तो ये दोनों लोग कहते हैं संविधान की बात है, तो वक्फ में जो अतिक्रमणकारी ताकत है कि जो संपत्ति आपको ठीक लगे, अपनी लगे, तो उसको डिक्लेयर कर देना वक्फ की प्रॉपर्टी सेक्शन 40 में। फिर सेक्शन 6 में केवल ट्राइब्यूनल तक ही जा सकते, उसके बाद अपील ना हो। और जो संपत्ति पे दावा करते हैं वो दावा करने वाले को नहीं, जिसकी संपत्ति है दरअसल उसको प्रूव करना है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। अब ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के साथ है। दूसरी बात, वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे देश में 8 लाख से अधिक, 9 लाख से अधिक प्रॉपर्टीज है। कुल मिलाकर 37-38 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है। इसकी इनकम, रेवेन्यू जनरेशन, इनकम मतलब रेवेन्यू जनरेशन है 166 करोड़। इसका मतलब है प्रति एकड़ 444 रुपीज। अगर मैं खेती करता हूं, एकड़ कितना? 444 रुपीज, 444 रुपए, 444 रुपीज पर ईयर एक एकड़ पे वक्फ की संपत्ति का रिटर्न है, रेवेन्यू का। और अगर आप किसानी की देख ले या अगर आप अर्बन एरिया में कोई लैंड की पार्सल देख लीजिए जिसको डेवलप किया जाए, तो मिनिमम 1 लाख से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ आता है। तो इसका मतलब क्या है? अभी देखिए, हम लोगों ने नवरात्र भी मनाए, तो नवरात्र में आपने देखा होगा माँ कात्यायनी के हाथ में, एक हाथ में प्रतीक होता है, कमल चिन्ह होता है, और दूसरे में हथियार भी होता है। तो एक तो ये संपन्नता का और सामाजिक न्याय का एक हथियार है कि जो गरीब, पसमानदा मुसलमान, जो बेवा है, जो यतीम है, जो अनाथ है, जो आगा खानी है, बोरा है, दरगाह के लोग हैं जिनके अधिकार मारे जा रहे थे, उनको अधिकार सुनिश्चित करेगा। ये स से संविधान की सुरक्षा, जैसे माँ हत्यारों से सुरक्षा करती है, वैसे स से संविधान की सुरक्षा का हथियार है। और स से सुशासन का एक औजार है, जिससे कि भ्रष्टाचार बंद होगा। तो स से सामाजिक न्याय, संविधान और सुशासन के खिलाफ। ठीक है, ये क्यों लोग कहते हैं स से शाहीन बाग बना देंगे और फिर बोलते हैं हम संविधान वाले हैं। नहीं, लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री ने कल एक और बात करी, उन्होंने कहा कि भाटी जी, मैं सवाल आपसे ले रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जो भू माफिया या आक्रमणकारी नीतियां, ये प्रधानमंत्री की नहीं है, मेरे शब्द है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीन पर कब्जा, हरियाणा में सिखों के गुरुद्वारों पर कब्जा, सिख ईसाई हिंदुओं के मंदिर, वो तो आप मेरे से बेहतर जानते, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, वो हमारा, पार्लियामेंट हमारा, संसद हमारा, ये हमारा, वो हमारा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य, अपरिहार्य हो गया था, लाना ही पड़ता? जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये नहीं आता संशोधन, तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्फ का होता। राजकुमार भाटी जी, क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी, कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आज़ादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो इनके पास बताने के लिए, गर्व करने के लिए कुछ बातें हैं नहीं। आपने कहावत सुनी होगी कि किसी लाइन को छोटा करने के 2 तरीके होते हैं, उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो या उस लाइन को मिटा दो। तो प्रधानमंत्री जी लाइनें मिटाने की प्रयास करते हैं, बड़ी लाइन उनसे खींची नहीं जाती। अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ। तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया, मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे,
और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें कि सावरकर को 60 रुपया महीना किस बात का देते थे अंग्रेज, और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए है, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। कांग्रेस कभी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थी। गांधी, अंबेडकर, पटेल, नेहरू कभी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। दुर्भाग्यजनक बंटवारा हुआ, उसका सबको दुख है, पूरे भारत को दुख है। हमारा एक हिस्सा कटा, लेकिन उसके लिए आज ये कह देना कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस ने हवा दी थी और ये नहीं चाहते थे पाटिल जी, बंटवारा। मैं इस देश में 2 राष्ट्र की सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो सावरकर ने दिया। 2 राष्ट्रवाद की बात पहली बार की सावरकर ने की। सावरकर का आप हिंदुत्व वाली किताब उठा के पढ़ लें या गोलवलकर की आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, वो कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है। अभी ना भाटी जी, जब और मैं हिंदू डिबेट में आ अलग रहा राष्ट्र था, है। मैं जब डिबेट में आ रहा था तो जो मेरे गेस्ट कॉर्ड में सेतु हितेश हैं, वो कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। मैं कहा कमी नहीं महसूस होगी। आपने मुझे सही साबित कर दिया। बहरहाल मैं एक बार अब शोभ जो मैं हो गया ना, मैंने बोला ही नहीं कुछ। आपकी दोस्ती इतनी गाढ़ी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पूछ नहीं रही है आपको, और आप कांग्रेस के बचाव में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं प्रभु, कांग्रेस के सम्मान में आप ऐसा मैदान में उतरे हैं कि कांग्रेस भी कहेगी इतना तो हम अच्छे नहीं जितना भाटी जी बता रहे हैं। बहरहाल एक बार शोएब जमाई, कानून तो मानना पड़ेगा शोएब भाई, कानून तो मानना पड़ेगा ना। ममता बनर्जी कह रही है हम नहीं मानेंगे, आप भी शायद कहते हैं हम नहीं। कानून तो, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना शोएब, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना। देखिए ऐसा है कि झूठ को जो है ना भव्यता मिल गई है। द लाई हैज बिन ग्लोरीफाइड, और दुर्भाग्य से हमारे टीवी चैनल और मीडिया भी उसी को एजेंडा को चलाते रहते हैं, और जनमानस के दिमाग में आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा है, वक्फ बोर्ड ऐसे कब्जा कर लेता है और ये कर लेता है। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड कोई मुसलमानों की स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक रिकमेंडेड, बल्कि उनके अंडर में, जिसमें स्टेट के सेक्रेटरी, जिले का डीएम, चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड लोग, उसके ही द्वारा यहाँ से अपॉइंटेड जज उसके ट्रिब्यूनल में होते हैं, बल्कि एक कानून के तहत वो एक बॉडी होती है किसी भी स्टेट में। और किसी भी जमीन पर जो रजिस्ट्रेशन एज अ वक्फ होता है या कोई वक्फ करता है, वो बिना सर्वे के नहीं होता। सर्वेयर भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, अगर बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की भी सरकार है, सर्वेयर उसको सर्वे करके रिपोर्ट देता है, डीएम उसको सही पाता है, तो ही वो वक्फ में रजिस्टर हो। अब इतने तमाम प्रोसेस से कोई चीज गुजर के आती है तो आप कहेंगे कि अरे मुसलमान तो वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा कर रहा है। अरे तो कब्जा कर रहा है, अगर किसी गांव में, तमिलनाडु के किसी गांव में किसी ने गलत क्लेम कर दिया, किसी सर्वेयर ने गलत रिपोर्ट दी, या किसी डीएम ने उसको अप्रूव कर दिया, इसमें मुस्लिम समाज का क्या दोष? नंबर 1, ये झूठ फैलाया। अब दूसरा कि वक्फ बोर्ड के पास जो है ना तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है। पहली हो गई रेलवे और ठीक है, नहीं, रेलवे और रक्षा तो देश की है ना, ये निजी है, इसलिए पहली है दुनिया में सबसे अमीर जी। अभी एक डेटा, एक आंकड़ा उठा के देखिए, जो हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, हर देश में, हर समाज के पास, हर धर्म का एक एक बोर्ड है। जैसे हिंदुओं में हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्रिश्चियन की एक अपनी इंडोनमेंट बोर्ड है। उसी तरीके से देवी स्थानम बोर्ड है, हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है। उसमें सिर्फ 4 राज्य, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के आंकड़े उठा के देखेंगे तो लगभग 12 लाख एकड़ जमीनें जो है वो सिर्फ ये 4 राज्यों में है। फिर आप क्यों झूठ बोलते हैं कि इतनी जमीनें हैं इनकी? अगर जमीनें हैं भी तो जिन्होंने वक्फुल औलाद किया या जो कुछ भी जिन्होंने डोनेट किया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की है। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को डोनेट करना चाहता हूँ, वक्फ करना चाहता हूँ, इट शुड बी गो अंडर अ प्रोसेस। अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। अब सुनिए, एक मिनट कर लूं ना, आप कंप्लीट करिएगा, ये अच्छी चीज है। यानी कि 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है। इसमें वक्फ बाय यूजर भी है। नहीं, मैंने पूछा हाँ या ना। 9.4 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है, सिर्फ डोनेटेड है, ये सिर्फ डोनेटेड है। तो आप तो कहते हैं भी- मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है, इतनी जमीन। यही तो बात है ना
गरीब मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, जमीन 10 लाख एकड़। इस बात को मोदी राज में अच्छी तरक्की हुई है नहीं? मैं इस बात को लेकर कभी नहीं कहता कि वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो या किसी अन्य पार्टी, हर राज्य सरकार के अंदर जो भी वक्फ बोर्ड रहा है उसके अंदर करप्शन हुए हैं, उसमें सबने फायदा उठाया, सभी पार्टियों ने, ये मैं नहीं। लेकिन सुधार के नाम पर आप और उसको बिगाड़ रहे हैं। क्या कि देखिए, इनका कानून इन्होंने बनाया कि भाई आप अगर वक्फ करना चाहते हैं तो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर दी एटलीस्ट 5 years। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्या क्राइटेरिया होगा? दाढ़ी टोपी होगी तब। उसके घर में नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते आप कैसे देखेंगे? लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है वक्फ करने के लिए। लेकिन आप वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम अनिवार्य हो सकते। कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, लेकिन बोर्ड मेंबर में होंगे और स्टेट में होंगे। ये गजब का कानून। अच्छा, इसी बात को 1955 में और 1995 में जो संशोधन हुए थे उसमें ये था कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ कर सकते। लेकिन 2013 में एक संशोधन आया था जिसके बाद ये तय हुआ था कि नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकते, डोनेट कर सकते। और उसको कौन समर्थन किया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी। बीजेपी ने ओवरवेलमिंग ये से जो है सपोर्ट किया था। आज इनको लगता है कि शहजाद पूनावाला आप उनसे बड़े नेता हैं। मोदी जी, योगी जी, क्या आडवाणी जी से और सुषमा स्वराज जी से बड़े नेता हैं? अरे तय कीजिए ना भाई, झूठ तय कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाई हैज बीन ग्लोरिफाइड। झूठ ये जो जनमानस के दिमाग में लाया गया। शोएब कॉन्क्लेव है, एक-एक करके बोलेंगे। आपने अपनी बात रखी, ये दो आप अपनी बात का मामला नहीं है। बिल्कुल, मतलब हिंदुओं से जमीन लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को बोर्ड में शामिल लेने से प्रॉब्लम है। बस हो गया। अब शहजाद बोलेंगे, एक-एक करके प्लीज। शहजाद, वक्फ के अतिक्रमण को हटाने के लिए, एक-एक करके बोलेंगे। वक्फ के अतिक्रमण को हटाने के लिए तो कानून है। डिबेट में अतिक्रमण कोई कर ले तो बेचारा पसमानदा कहाँ चला जाए। तो मुझे लगता है इसके लिए भी डिबेट अतिक्रमण कानून भी लाना पड़ेगा। अब सुनिए, एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूँ। दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी ने पहले शुरुआत कर ली कि सावरकर जी ने 2 नेशन थ्योरी की कल्पना की थी। भाटी जी वैसे इतिहास का बहुत ज्ञान रखते हैं, पर सबसे पहले ये बात सर सैयद अहमद खान ने कही थी। दूसरी बात, सावरकर जी अगर इतने ही बड़े देशद्रोही थे तो इंदिरा गांधी ने 1970s में उनके नाम पर पोस्टेज स्टैंप निकालकर उनको ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया बोला। मतलब इंदिरा गांधी भी देश के बंटवारे करने वाले के साथ थी। और बंटवारा क्या सावरकर ने किया? सावरकर 47 में सत्ता में थे या नेहरू थे? अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो, हम एकता चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाटी जी ने, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? एक ही तो चीज है जो एकता लाएगी, एक यूसीसी का समर्थन कर देंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि अलग अलग जो धर्म है उनके पर्सनल लॉ क्यों होने चाहिए? जैसे यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ऐसा तो नहीं है कि अमन ने गुनाह किया तो उनके लिए अलग सजा है और शोएब ने किया तो शोएब के हाथ काटे जाएंगे। दोनों के लिए एक क्रिमिनल कोड है। तो बोलो कि अब इन्होंने एकता की बात की है तो बोलिए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़े है कि नहीं खड़े। अब आते हैं शोएब जमाई की बात पर। शोएब जमाई जी, पहले तो आप काफी ज्ञान रखते हैं इस पूरे मसले पर और आपने इस पर स्टडी भी की है, ये अच्छी बात है। परंतु वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट 95 के कानून में आया और 95 के कानून का हमने विरोध किया था। दूसरी बात, इस्लाम के नजरिए से अगर देखेंगे तो आप एक चीज कल्पना कीजिए। अमन जी, आप मक्का मदीना जा सकते हैं इबादत करने? नहीं। हज में जा सकते हैं? अमन की इबादत कबूल नहीं है पर अमन की जायदाद कबूल होनी चाहिए। जाना नहीं है, मेरी इबादत क्यों करवा रहे हो? सुनिए ना मेरी बात। अमन की इबादत नहीं लेनी है पर अमन की जायदाद लेनी है। अमन की, सर मैंने आपके बीच में नहीं प्लीज। अमन की दुआ कबूल नहीं है परंतु अमन का दान कबूल करना है। ये तो इस्लामिक दृष्टि से हम इस्लाम का सम्मान कर रहे हैं ये कहकर कि केवल और केवल मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है वो दान दे सकता है। ये तो इस्लाम का सम्मान है। आप लोग इस्लाम के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा 5 साल के मुस्लिम होने की जरूरत है। यह प्रावधान कोई मोदी जी अमित शाह जी सोचकर नहीं आए। वक्फ बाय यूजर 95 में कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले यही स्थिति थी कानून की, उसी को रिस्टोर किया। आप बताइए कांग्रेस वाले जो थे वो कैसे चेक कर रहे थे कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं? आप वही प्रैक्टिसिंग मुसलमान, वैसे ही तय होगा। अब आखिरी बात करते हैं। अब इन्होंने कहा कि तय कैसे, मैं सवाल ले रहा हूं बीच में एक सवाल, ये सारी पार्टियों ने पूछा, ये संसद में मैंने डिबेट सुनी, जो शोएब का कष्ट है वैसी सबका कांग्रेस का सबका कष्ट है, इमरान मसूद का। पूरा सवाल लेने दीजिए कि कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है 5 साल, कैसे पहचानेंगे? कैसे, कौन तय करेगा? क्या पैरामीटर होगा? कौन तय करेगा? ये ऐसा है कि अगर आप 18 के ऊपर होंगे एज आपकी, तभी आप कोई प्रॉपर्टी को दान करने का अधिकार रखेंगे, वरना तो आप माइनर है। 18 की उम्र से ऊपर होंगे तो इसका मतलब आप बर्थ से मुस्लिम हैं, तो 5 साल तो वैसे ही हो गए, तो आप मुस्लिम ही पैदा हुए हैं। हाँ, पर जो कन्वर्ट किए हैं,
अब ये क्यों चाहते हैं कि कन्वर्जन केवल दान के लिए हो? आप तो चाहते हैं कि अगर कोई कन्वर्ट करे इस्लाम में तो उसको तो इस्लाम के सारे फायदे मिले ना, तो आप केवल कन्वर्जन करवाना चाहते हैं जायदाद लेने के लिए, वरना वो क्यों अप्रोच करते हैं इस प्रावधान का जो प्रावधान कांग्रेस ने बनाया है? दूसरी बात, अब मैं आना चाहता हूं, उन्होंने टेम्पल बोर्ड की बात की। 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकेंड्स। आ रहा हूं। टेम्पल बोर्ड की बात करने वाले लोग बताएं कि टेम्पल तो टैक्स भी देता है इस देश में, टेम्पल ट्रस्ट भी चलाते हैं अपने अलग से, जिसमें कि हॉस्पिटल और एजुकेशन संस्थाएं चलती है। आप वक्फ के नाम पर कितनी चल रही है, जहां पे फ्री ट्रीटमेंट या फ्री एजुकेशन, 10 ऐसे संस्थान के नाम बता देना। परंतु टेम्पल ये ट्रस्ट चलाने के बाद टैक्स भी सरकार को ठीक भरता है। और आप बताइए कि यहां पर ये वक्फ बाय यूजर चाहते हैं, मतलब हिंदू की प्रॉपर्टी चाहते हैं, पर वक्फ जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसमें हिंदू नहीं मैं एक चाहते, चीज और कह फिर रहा हूं, बोलते हैं एकता की बात एक करें। चीज कह रहा हूं, मैं 1 मिनट भाटी, 1 मिनट में और एक कमेंट लूंगा शोएब। मैं एक चीज कह रहा हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग हमेशा संविधान 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 की बात करते हैं, वो अच्छी चीज है, वो करनी चाहिए। मेरी नजर में ये सारी डिबेट संसद में पूरे देश में हो चुकी है, अब तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, चैप्टर क्लोज, मानना पड़ेगा, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान से ऊपर या देश के कानून से ऊपर तो आप भी नहीं है, ना मैं हूं, ना मेरा धर्म है, कुछ भी नहीं है। संविधान सबसे सुप्रीम अमूल आ रहे हैं ना, है या नहीं है बताइए ना। संविधान बड़ा है शरिया? अच्छा मैं गलत बोल गया कुछ। संविधान बड़ा है शरिया? संविधान है ना सुप्रीम? सवाल पूरे कर लीजिए। अच्छा ये सवाल, 1 मिनट रुकिए पहले। मेरी नजर में मेरा धर्म छोटा है, संविधान बड़ा है। आपकी नजर में संविधान बड़ा है शरिया? संविधान ही हमें यहाँ से अपने धर्म को फॉलो करने की इजाजत देता तो है। संविधान बड़ा है? संविधान ही आप संविधान को मानते हैं ना? तो नहीं, संविधान बड़ा है शरिया इतना ठीक है, मुश्किल मैं सवाल पूछ नहीं। लेता हूं ना, मैं मेरे माफी लिए चाहूंगा, तो मैं गलत सवाल पूछ लिया मानते आपके हैं लिए। ना आपके लिए संविधान? शरिया बड़ा है? संविधान को मानते हैं? संविधान बड़ा है शरिया? नहीं आप पहले बोले। अरे चलिए मैं आपका जवाब दे दूंगा, आप नहीं पहले बोल रहे दीजिए। ये। संविधान सर मानते हैं जिनके ना लिए आप? शरिया बढ़िया था 47 में चले गए हैं वो। हमने क्या हो गया कह आपको? दिया। आपके लिए देश तिरंगा पहले है। संविधान और देश से बड़ा कुछ नहीं है ना। हाँ, है ना? आपके लिए मेरे नहीं, मुझे लिए पता, मेरे लिए तो है, मेरे आपके लिए संविधान और देश से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है अरे ना? संविधान बड़ा है अरे शरिया। भाई, अब मैंने जवाब दिया। मैं आप आज संविधान मानते हैं ना? मैं आर्टिकल 40 की बात करना चाह रहा था। संविधान मानते नहीं जो- मानते आप? जी मानते हैं ना? उसके बिना तो तो है ही नहीं। संविधान ने जो है 1937 का शरिया एक्ट भी अपनाया था, उसको मानते हैं आप? ठीक है। नहीं नहीं मानते, पूछिए ना। कौन? मैं क्यों मानूंगा भैया? क्यों नहीं आप मानेंगे? मानेंगे तो शरिया, मैं क्यों मानूंगा? संविधान का हिस्सा है शरिया वो। आप मानेंगे, मैं क्यों मानूंगा संविधान शरिया? का हिस्सा है। अरे हो गए ना? तो संविधान बड़ा है शरिया? कभी कभी जो है ना, कभी होशियारी गड़बड़ हो जाती है। मानिए अगर आप मानते हैं तो 1937 का शरिया एक्ट भी मानिए, जो सर संविधान कानून में तो सब पर अपनाया लागू। गया है। बताइए। शोएब एक चीज मानिए जो अभी प्रधानमंत्री ने सबको- कहा ना, क्यों फिर विरोध मैं करते हैं? देखिए मैं बहस शरिया नहीं, एक्ट हम का एक आप एक क्यों करके विरोध बोलेंगे। करते हैं? शोएब शरिया कोड का शोएब क्यों विरोध एक एक करते करके, हैं? वो एक तो एक संविधान करके। का हिस्सा है। शोएब एक एक करके, पर्सनल लॉ शोएब जो एक है एक करके, संविधान का आराम हिस्सा से। है। शोएब है ना? शोएब एक आराम। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ सवाल ओवरराइडिंग पास दी गई इस कानून में, जो सेक्शन 40 है, आप भी जानते हैं, दी गई। हमारी कोई प्रॉपर्टी का मामला होगा, हम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, आप में वक्फ ट्राइब्यूनल जाएंगे। 2013 में जो अमित शाह ने बताया 99% चांस है ही नहीं कि आप ऊपरी अदालत में स्पेशल रिव्यू पिटीशन लगती है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो संविधान से ऊपर एक पर्सनल लॉ को रख देना, क्या ये संविधान सम्मत है? बस इतना सा सवाल है शोएब। ये फिर एक झूठ कि भाई कोई मुस्लिम जो है वो ट्रिब्यूनल में तय कर देते हैं और ऐसे ऐसे जो है जजमेंट हो जाती है पास। इनको पता ही नहीं है ट्रिब्यूनल में कौन होते हैं। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज, डीएम होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इस्लामिक कानून के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, वक्फ के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं ट्रिब्यूनल में। और ट्रिब्यूनल के बाद भी कई केसेस इस कानून से आने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार चल रहे हैं। उसको यहां से लिया गया, उन केसेस को अपील में लिया गया है। ये कहना कि एक यहाँ उदाहरण दीजिए, ट्राइब्यूनल का फैसला कोर्ट ने पलटा। भी बहुत सारे एक उदाहरण दे दीजिए। मैं सर आप भी जानते हैं, यही झूठ कह रहे नहीं, हैं। एक उदाहरण। आप ट्राइब्यूनल के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई और ऊपरी अदालत ने ट्राइब्यूनल के फैसले को पलट दिया। एक उदाहरण। हमारे यहाँ झारखंड में एक दुमका में एक केस था, ठीक है, वो मेरे ख्याल में 2008 का केस है। उसमें ट्राइब्यूनल का वो दरगाह की, यहाँ से दरगाह वहाँ पे थी और उसके बगल की जमीन थी जहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी। उसको चैलेंज किया गया, हिंदू समाज को कब वहाँ किया पे चैलेंज? उसको वापस किया। इवन कि ट्राइब्यूनल के फैसले को, झारखंड वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के फैसले को यहाँ से हाई कोर्ट ने पलट दिया।
ये आप जाके देखिए वहां पे। एक वाक्य। अभी आप चैलेंज हो ही सर्च नहीं करेंगे तो सकता है एक सर। वाक्य। 2013 के बाद एक वाक्य अमन आप जी, भी अमन जानते जी, हैं एक वाक्य। सेक्शन 40। अमन जी, एक अब- वाक्य। अच्छा सर, एक मिनट एक वाक्य, केवल एक पहले वाक्य। भाटी जी बोलिए, ट्राइब्यूनल पहले जो है- भाटी जी पहले अरे, भाटी नहीं, सुनिए ना। जी भाटी पहले शोएब कंप्लीट कर ले। मैं इसको कंप्लीट कर दूं। अच्छा, हाँ। मैं इसको कंप्लीट कर कुछ दूं। सवाल उठाए थे। जी जी एक एक मिनट वाक्य भाटी जी वो केवल 30 जवाब सेकंड दे दीजिए। मैं 30 इसको- सेकंड मैं इसको complete 30 कर सेकंड में कंप्लीट करेंगे फिर भाटी जी मैं- प्लीज। टाइम भाटी- आपका खत्म हो रहा है। नहीं बिल्कुल मैं इसको समय है, कंप्लीट कर बिल्कुल है। देता हूं बस। नहीं 30 सेकंड हाँ भाटी जी जी, प्लीज प्लीज। अब कुल मिलाकर सबसे देखिए, पहली मुझे बात तो बहुत कम टाइम मिल कि रहा है, दोनों हाँ, ये 2 अभी versus अभी 1 जो हो है गया ना वैसे। बहुत सारे पर्दाफाश भी हुए, लेकिन ये इतिहास में भी जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप कानून बना रहे हैं, कानून में संशोधन किए, जिन पर यहां से हम केस लड़ रहे हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट गए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए, पार्टी भी गई, वहां उसकी डिस्कशन होगी और सारी चीजें खुल के आएंगी। लेकिन जो इतिहास की बात इन्होंने की, मैं चूंकि वाइंड अप कर रहा हूं, इन्होंने इतिहास की बात की कि भाई इतिहास बदलना है, और इतिहास वही बदलने की कोशिश करते हैं जिनका अतीत या इतिहास गौरवशाली ना रहा हो। हमारा इतिहास, हमारे आबा अजदाद का इतिहास गौरवशाली रहा है, चाहे 1857 की क्रांति हो या भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियां हो। जो लोग के इतिहास गौरवशाली है, शोएब जमई को इतिहास बदलने या पलटने या उसको एनसीईआरटी किताबों से हटाने की जरूरत नहीं ठीक है। है, जिन ठीक है। विचारधारा का इतिहास भाटी गौरवशाली बोलिए, नहीं पहले है, भाटी जी। वही इतिहास को बदलने की ठीक बात है, करते हैं। बहुत ठीक है, बहुत मैं ठीक है, ठीक है। इसलिए बोलना चाह रहा था कि पता नहीं शहजाद रजाकारों का पूनावाला इतिहास ना ने बता दे। हाँ खैर भाटी जी आप एक बोलिए तो प्लीज। वक्फ बिल को लेके और एक यूसीसी को लेकर दो बातें कही थी, उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। वक्फ बिल पे तो जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ है, जिस दिन से बहस चल रही है, मेरे दिल और दिमाग में बड़ा भयंकर विरोधाभास चल रहा है, जी युद्ध चल रहा है अंदर अंदर। मेरा दिल तो कहता है कि मैं मोदी जी की बात मान लूं, बीजेपी के मित्रों की बात मान लूं कि ये मुसलमानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं कानून, मुसलमानों से इन्हें बहुत प्रेम है, ये गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की, बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, ये वक्फ की आय बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्फ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दिल मेरा ही कहता है कि मैं मान लूं, लेकिन दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान